चलिए अब हम न्यूक्लियस की थ्योरी पोर्शन अब आज ऑलमोस्ट फिनिश करते हैं। मैंने एडवांस लेवल के प्रॉब्लम डिस्कस करवा दिए, अब थ्योरी पोर्शन अब फिनिश करने का समय आ चुका है। इसके बाद मैं डिस्कशन को भी अगले लेक्चर में करवा के पूरी तरह से फिनिश करवाऊंगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिस्कशन सेशन मैंने पिछले लेक्चर में ले लिया था और 1 घंटे का डिस्कशन सेशन मैंने आज ले लिया। देखिए, मैंने मेरे पिछले लेक्चर में पैरेलल डीके बताया और सीरीज डीके बताया। सीरीज डीके में मैंने पहला प्रोसेस को 0 ऑर्डर बना दिया और दूसरा प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं बस वहीं पर फर्क करूंगा, सीरीज डीके ही ले रहा हूं, ए गिविंग यू बी एंड बी गिविंग यू सी। इसमें यह प्रोसेस जो पहला प्रोसेस है यह भी फर्स्ट ऑर्डर विथ डीके कांस्टेंट लैम्डा 1, और यह जो दूसरा प्रोसेस है बी गिविंग यू सी, यह भी फर्स्ट ऑर्डर विथ डीके कांस्टेंट lambda 2. Initially we have got finite amount of A, that is N naught. Initially the amount of A is N naught and initial amount of B is 0 and initial amount of C is also 0. इनिशियली कोई बी और सी नहीं है, सिर्फ ए है एन नॉट। अब वही मेरा प्रॉब्लम है। सबसे पहले व्हाट इज ए आफ्टर टाइम टी एंड प्लॉट व्हाट इज बी आफ्टर टाइम टी, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, एंड व्हाट इज सी आफ्टर टाइम टी। इसके लिए ग्राफ बना पाना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए ग्राफ नहीं पूछ रहा हूं मैं। ए आफ्टर टाइम टी क्या होगा और उसके लिए ग्राफ बनाइए, बी आफ्टर टाइम टी क्या होगा उसके लिए ग्राफ बनाइए, सी आफ्टर टाइम टी क्या होगा उसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। इसके बाद व्हेन बी इज मैक्सिमम, बी की मैक्सिमम कब हो जाएगा एंड व्हाट इज मैक्सिमम बी। बी कब मैक्सिमम होएगा और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यह सारी बातें मैंने पूछी हैं और इन सभी चीजों के लिए अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। मैं आपको 5 से 10 मिनट का पहले समय दूंगा। इट रियली इन्वॉल्व the good knowledge of solving differential equation. First order differential equation ही है। In fact हमारे जेई के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जेई के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। और उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट तो हमने पैरेलल डीके में सीख लिया, दूसरा फॉर्मेट हमने सीख लिया सीरीज डीके जिसमें पहला 0 ऑर्डर, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, और तीसरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हम इधर देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना, और फिर फाइनली हम रिजल्ट को मेमोराइज करेंगे। ए गिविंग यू बी, मैं दोबारा प्रॉब्लम को समझा रहा हूं। ए गिविंग यू बी, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस, एंड बी गिविंग यू सी, दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस। दिस इज अ सीरीज फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। पहले प्रोसेस का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1, दूसरे प्रोसेस का डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। इनिशियली ए इज इन फाइनाइट अमाउंट, दैट इज एन नॉट, व्हाइल बी एंड सी आर 0 इनिशियली। कुछ समय के बाद ए कितना रहेगा, बी कितना रहेगा, सी कितना रहेगा, बी की कितनी मैक्सिमम वैल्यू और बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। ग्राफ बनाइए ए के लिए और ग्राफ बनाइए बी के लिए। सोचना चालू कीजिए। 10 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, 10 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा। नाउ लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग।
मैं सबसे पहले ए के लिए सोचता हूं, ए गिविंग यू बी दिस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, इसके लिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं माइनस dA बाय dt। ए गिविंग यू बी दिस अ सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है और उससे ए कम हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया, माइनस dA बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ dA बाई dt वुड बी ए नेगेटिव क्वांटिटी, माइनस साइन जब लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा 1 A। Let us say at any time A is equal to n, और A is equal to A at any time, किसी भी समय पर। मैं वेरिएबल चूंकि A के लिए A ही लिख रहा हूं, hence lambda 1 A, इसको भी मैं इनिशियली भी A0 ही कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। lambda 1 A, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए A की पावर 1 और D के कांस्टेंट lambda 1 है, इसलिए आगे कांस्टेंट lambda 1 आ गया। नाउ दिस इज अ वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन टू यू, you know the solution, माइनस dn by dt इक्वल टू lambda n, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से पता है और हम लिख देते हैं a at any time would be equal to a naught e to the power minus of lambda 1 t। यह इसका सॉल्यूशन होएगा। मुझे अब इस जगह पर इसका दोबारा सॉल्यूशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट नाउ यू वेरी वेल नो टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैंने इस तरह की इक्वेशन कई जगह पर सॉल्व कर रखी है, कई बार सॉल्व कर रखी है। ए को नीचे ले आइए, डी अपॉन ए इक्वल टू माइनस ऑफ lambda 1 dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स रख लीजिए। टाइम t इक्वल टू 0 पर a इज a नॉट, टाइम t इक्वल टू t पर a इक्वल टू a। dA बाय a का इंटीग्रल होगा ln a वेयर द लिमिट गोज फ्रॉम a नॉट टू a, dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और पहले ln के टर्म में लिखिए और फिर उसको इस तरह से लिख लीजिए। मैं ग्राफ यदि प्लॉट करूं, द ग्राफ वुड कम आउट टू बी लाइक दिस। t इक्वल टू 0 पर a इज a नॉट एंड इट डिक्रीजेस exponentially like this. This is exponential decay. इस तरह से exponential decay of A with decay constant lambda 1. I hope A के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना, इस इक्वेशन को कंक्लूड करना, उसके लिए यह ग्राफ बनाना, इट्स नॉट एट ऑल अ चैलेंज फॉर एनी वन ऑफ यू। खास तो इसमें B को लिखना सबसे इंटरेस्टिंग बात है। B के लिए कंक्लूड करना, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा होगा उसके लिए ग्राफ सोचना, B की मैक्सिमम वैल्यू सोचना, कब वह मैक्सिमम वह सोचना। अब मैं B के लिए समझाऊंगा। देखिए B के लिए हम समझते हैं, सबसे पहले देखिए B का वेरिएशन दो रास्तों से, दो पाथ से हो रहा है। एक तो पहले रास्ते से B बन रहा है, through this path we are observing formation of B, while through this path B is getting decayed, disintegrated, it's decreasing through this path. इस रास्ते से B बन रहा है, इस रास्ते से B डिक्रीज हो रहा है। अब what do you say about this path? मैं कहता हूं whatever is the rate of decay of A, the same is the rate of formation of B through path 1. Whatever is the rate of decrease of A, the same is the rate of formation of B through path 1. तो मैं इस इक्वेशन के आगे ही लिखता हूं, this is the rate of decrease of A. If this is the rate of decrease of A, this is the rate of formation of B through path 1.
दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी थ्रू पाथ 1। इस बात को समझिए, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी थ्रू पाथ 1। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज लैम्डा 1a, इट्स पॉजिटिव, मींस बी बढ़ रहा है। अब द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी थ्रू पाथ 2, द रेट ऑफ डीके ऑफ बी थ्रू पाथ 2, पाथ 2 से बी डिक्रीज होएगा। दिस इज dB by dt थ्रू पाथ 2। यह पाथ 2 है, इस पाथ से बी डिक्रीज हो रहा है, हेंस माइनस साइन dB by dt थ्रू पाथ 2। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विथ डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। फर्स्ट ऑर्डर विथ डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 मींस दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2b। Since it's first order, hence b to the power 0, b is amount of b at any time. Since it's first order, hence b to the power 1, and dk constant is lambda 2, hence lambda 2 is constant. dB by dt through part 2 is lambda 2b. This is the meaning of this. अब हम कहते हैं rate of change of b through path 1 is this, rate of change of b through path 2 is this. Now what is overall rate of change of b? हम कहते हैं rate of change of b, overall rate of change of b is rate of change of b through path 1 plus rate of change of b through path 2. Now this is a generalized concept. किसी भी क्वांटिटी का यदि मल्टीपल पाथ से वेरिएशन हो रहा है तो उन सभी पाथ से उसके वेरिएशन को ऐड कर दीजिए। dB by dt through path 1 plus dB by dt through path 2 is overall dB by dt. Rate of change of b through path 1 plus rate of change of b through path 2 is overall rate of change of b. This is generalized concept. We can always write it. इसे लिखने के लिए यह बात सोचने की ही आवश्यकता नहीं है कि b बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब साइन में अपने आप आ जाएगा आगे जब हम करेंगे तो। अब देखिए dB by dt, ओवरऑल dB by dt लिखता हूं मैं, dB by dt is equal to dB by dt through path 1, dB by dt through path 1, dB by dt through path 1 is lambda 1a. dB by dt through path 2, this is minus of lambda 2b. This is a important differential equation. इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें b का वेरिएशन टाइम के साथ में वह दिखता है, वह सॉल्व करके आएगा। इनफैक्ट इसे सॉल्व करके हम b का वेरिएशन टाइम के साथ में डिटरमाइन करेंगे, कंक्लूड करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई में एक बार यह सिचुएशन आ चुकी है और वहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के लिए पूछा था, और इसे लिखने का तरीका देखिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले इसे लिखने का तरीके को बड़े ध्यान से देखिए। इसे सॉल्व करने का तरीका, दैट इज वंस अगेन अनदर चैलेंज। पहले अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेता हूं। पहले तो dB by dt प्लस lambda 2b इज इक्वल टू lambda 1a। देखिए पाथ 1 से b बन रहा है इसलिए पॉजिटिव है, पाथ 2 से b कम हो रहा है इसलिए टर्म नेगेटिव है। इस टर्म को मैं इधर ले गया और इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख दिया। dB by dt और lambda 2b इधर गया प्लस lambda 2b इक्वल टू lambda 1a। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लिखने के बाद नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर बी। कैसे सॉल्व करूंगा उसे समझना है। ऑल्दो यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़े हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे हैं, तो हम इसे कर पाएंगे।
यदि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सीख रखा है, इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व सच इक्वेशन। कैलकुलस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम इधर देखते हैं dv by dt plus lambda 2b। Here b is a function of time, dv by dt plus lambda 2b। इस चीज को देखने के बाद हम एक फंक्शन सोचते हैं। द फंक्शन इज बोथ इन टाइम एज वेल एज b। इस lambda 2 को देखकर मैं कहता हूं अ फंक्शन, लेट अस कंसेप्चुअलाइज अ फंक्शन विच इज हैविंग टू वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल b है और दूसरा वेरिएबल t है, एंड दैट फंक्शन इज b e टू द पावर lambda 2 t। यह मैं फंक्शन एक सोचता हूं। अ फंक्शन विच इज वेरिएबल बोथ इन टाइम, e टू द पावर lambda 2 t इज एक्सपोनेंट टू द पावर lambda 2 t। इस lambda 2 को देखकर मैंने इस तरह से लिखा है, और b एक फंक्शन है विच इज वेरिएबल विद टाइम। अब इस तरह का फंक्शन सोचना ये डिफरेंशियल इक्वेशन का काम है। जब हम इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, किस तरह से काम आएगा भी देखा। अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, यह b e टू द पावर lambda 2t, यह जो फंक्शन है इसे मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। When I differentiate this function with respect to time, तो पहले e to the power lambda 2t को कांस्टेंट रखूंगा और b को डिफरेंशिएट करूंगा, और फिर मैं b को कांस्टेंट रखूंगा और e to the power lambda 2t को डिफरेंशिएट करूंगा। b को कांस्टेंट रखा और e to the power lambda 2t को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो e to the power lambda 2 into lambda 2। अब मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखता हूं, d by dt ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन b e टू द पावर lambda 2t इज इक्वल टू, अब देखिए e टू द पावर lambda 2t कॉमन हो गया और अंदर जो मुझे दिखने लगेगा dv by dt प्लस lambda 2b, मुझे इस तरह से यह फंक्शन दिखने लगा। आप देखिए db by dt प्लस lambda 2b, यह ब्रैकेट के अंदर वही टर्म दिख रही है जो इधर लिखी हुई है, ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर lambda 2t, और यह अब मैं इधर से dv by dt प्लस lambda 2b, यह जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू इस तरह से लिख देता हूं। यह dv by dt प्लस lambda 2t, इसकी वैल्यू इधर से लिख देता हूं। इसे मैं इधर ले आता हूं, e टू द पावर माइनस ऑफ lambda 2t इनटू d by dt ऑफ b e टू द पावर lambda 2t। इस तरीके से मैंने db by dt की वैल्यू लिख दी। db by dt प्लस lambda 2b की वैल्यू यह आ गई। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा इसी फंक्शन पर आ रहा हूं, dv by dt प्लस lambda 2b, dv by dt प्लस lambda 2b, इसकी जगह तो मैं यह फंक्शन लिखूंगा और lambda 1a, और a की जगह पर मुझे यह दे रखा है वह लिखूंगा। देखिए dv by dt प्लस lambda 2b की जगह e टू द पावर माइनस ऑफ lambda 2t इंटू d बाय dt ऑफ b e टू द पावर lambda 2t इज इक्वल टू lambda 1 इंटू a की जगह a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ lambda 1t। इस तरीके से मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, a की जगह a की वैल्यू और d by dt प्लस lambda 2b की जगह
यह जो वैल्यू इधर से आई मैंने वहां लिखी। अब मैं क्या करूंगा, इस e टू पावर लैम्डा 2t को इधर ले जाऊंगा और अब यह इक्वेशन बिल्कुल एक ऐसी इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखने लगेगी जो आसानी से इंटीग्रेट की जा सकती है। डी बाई डी टी ऑफ लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 a नॉट e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इस तरीके से यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब बड़े ध्यान से पहले यहीं तक की बात को देखें। यहां तक आते आते ही मैंने इतने मैथमेटिकल ऑपरेशन रख कर दिए हैं कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले यही बात सोचना कि यह फंक्शन कैसे लिखा गया। यहां तक तो फिर भी समझ में आ गया था, यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना भी समझ में आ गया, इसको इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करके ये लिखना भी समझ में आ गया। यहां तक तो फिर भी सबको समझ में आ जाता है। इसके बाद में यह जो फंक्शन मैंने सोचा, ये सोचना एकदम से हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता कि ये कैसे सोच लिया। भाई इसे सोचने के लिए मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में आखिरी चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको पढ़ा जाए, वो आता है तो आप ये सोच पाओगे इसको डीवी बाई डी टी प्लस लैम्डा 2b। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जब जमी में दिख रही है तो उसी समय हम कहते हैं कि ये जो लैम्डा 2 है ये e टू पावर लैम्डा 2t के डिफरेंशियल से आ सकता है। b का फंक्शन एक जगह डिफरेंशिएट हो रहा है, एक जगह कांस्टेंट हो रहा है, तो b और e टू पावर लैम्डा 2t का जब प्रोडक्ट रखेंगे और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह का फंक्शन बनके दिखता है। और इस तरह के फंक्शन को फिर हमने इधर सब्स्टिट्यूट करा, a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, लैम्डा 1 a में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो इस तरह से हमने यह दिखने लगा। अब मेरे पास स्पेस कम पड़ जाएगी इधर, मैं इस dt को इधर ले जाकर इंटीग्रेट करना चाहता हूं। I would fall short of a space there. Anyway, differential of b e to the power lambda 2t is equal to lambda 1 a naught e to the power lambda 2 minus lambda 1 t dt। मैं dt को ऊपर ले गया, मैं dt को ऊपर ले गया हूं, सिर्फ dt को ऊपर ले गया हूं, और डी बी ई टू पावर लैम्डा 2 ऐसा कैसे ही, और यह dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब दोनों साइड जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट्स आइडेंटिफाई करूंगा। पहले तो जीरो टाइम पर सोचिए, इधर dt इंटीग्रेट कर रहे तो जीरो टाइम। अब जीरो टाइम पर मैं कहता हूं b इज जीरो, जीरो टाइम पर b इज जीरो, तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी जीरो टाइम पर। जीरो टाइम पर पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि b की वैल्यू जीरो है। दिस जस्ट लाइक dx, ये dx है, इसका इंटीग्रल x होएगा, dx का इंटीग्रल x होता है, तो डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन वुड बी फंक्शन इटसेल्फ, और इस फंक्शन की वैल्यू जीरो टाइम पर जीरो है, और t टाइम पर यह जो फंक्शन है इसकी वैल्यू फंक्शन इटसेल्फ होगी। तो मैं अब इसे इंटीग्रेट करके लिखता हूं b e टू द पावर लैम्डा 2t। यह राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन होएगा, और इसका इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं लैम्डा 1 a नॉट e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t अपॉन lambda 2 minus lambda 1, and this goes from 0 to t. So this b comes out to be, इस b की वैल्यू चले राइट हियर। मैं इस पूरे प्रॉब्लम को साफ करके आई थिंक इधर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे प्रॉब्लम तो अच्छी तरह से पता है ही। मैं इस जगह पर लिखता हूं, मैं इनफैक्ट यह पूरी स्टेप से ही
उधर लिख देता हूं, इधर मैं कुछ छोटी छोटी बातें लिख दूंगा जो फाइनल कंक्लूजन है, इस जगह पर आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इस dt को उधर ले जा रहा हूं, d ऑफ b e टू द पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 a नॉट e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t इंटू dt, और इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड। लैम्डा 1 a नॉट कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर रह रहा है। 0 टाइम पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, t टाइम पर फंक्शन की वैल्यू एज इट इज, और फंक्शन की वैल्यू यह फंक्शन ही रहेगी। और इसे इंटीग्रेट करके b e टू द पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 a नॉट, और इसका इंटीग्रल है e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 फ्रॉम 0 टू t। अब मैं जब लिमिट से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिखेगा b e टू द पावर लैम्डा 2t इक्वल टू लैम्डा 1 a नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और इधर हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t माइनस 1, और फाइनली इधर से b के लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, e टू द पावर लैम्डा 2t इधर आएगा लैम्डा 1 a नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 होल इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1t माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 2t। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर b एट एनी टाइम। किसी भी समय पर b का कॉन्सेंट्रेशन इस एक्सप्रेशन से लिखा जा सकता है। देखिए इधर dt ऊपर ले गया, dt ऊपर ले गया तो इस तरह का फंक्शन दिखने लगा।